इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। भाई सबसे पहले अगर हमारे पास कोई चीज है, अभी हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने तो देख लिया, इसका फंक्शन भी मैंने कर लिया कि चलो ये लिखने के काम आता है। उसके बाद और इसमें क्या क्या फंक्शन, इसके मैंने स्ट्रक्चर, मैंने इसकी शेप वगैरह भी देख ली, फिर इसकी थिकनेस, इसकी जो लंबाई है वो सब कुछ मैंने देख लिया। ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया, देख लिया। अब मैं इसको मजीद अगर जाऊंगा तो इसकी केमिकल कंपोजिशन देखूंगा कि इसके मार्कर का ढक्कन किस चीज से बना है, ये लिप किस चीज की बनी हुई है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो फंक्शन हो रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन देखनी है। केमिकल कंपोजिशन मतलब कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब होगा, ऐसे कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाती हैं, उसको कहते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो एमसीक्यूज में आता है, क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। छोटा सा एक लाइन पे क्वेश्चन होगा, उसका मतलब एक नंबर का हो सकता है क्वेश्चन हो। तो क्या है केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली बना होगा प्रोटीन से, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसी के साथ लिपिड्स हैं और छोटे से क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो हमारे पास सेलुलर मेम्ब्रेन है, अगर आप लोगों को 9th का वो ऑर्गेनाइजेशन वाला लेवल याद हो तो हमने कहा कि पहले एटॉमिक लेवल होता है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल होता है। अब मॉलिक्यूलर लेवल में हमने देख लिए थे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उसी में वाटर था, उसी में हमारे पास प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, लिपिड्स है, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अब उसके बाद हमने देखा था कि ये चीज़ें मिल के हमारे पास एक ऑर्गेनेली बनाती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अगर एक सेल का बन रहा है तो उसमें कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उसमें हमारे पास प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, लिपिड्स इन्वॉल्व है और कार्बोहाइड्रेट्स है। ये मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं बताओ जरा, सेल मेम्ब्रेन। अब अगर इसकी देखें तो प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा होंगी, वो तकरीबन 60 to 80% जो हमारे पास बनता है क्या सेल मेम्ब्रेन, वो किस चीज का बनता है, प्रोटीन्स का बनता है। और 20 to 40% जो हमारे पास है वो लिपिड्स होंगे। प्रोटीन्स कितने हैं, ये भी हमसे क्यों है, प्रोटीन्स कितने होते हैं 60 to 80%, लिपिड्स कितने हैं 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट्स में माइनर क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, और वो भी या तो ग्लाइकोलिपिड्स की सूरत में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स के साथ अटैच हुए होंगे या फिर प्रोटीन्स के साथ अटैच हुए होंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं तो उनको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। उसके बाद अगर वो लिपिड के साथ अटैच है तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में या तो वो प्रोटीन्स के साथ अटैच हुए होंगे या फिर वो कार्बोलिपिड्स के साथ अटैच होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हो गए। अब यहाँ पे प्रोटीन्स कितने परसेंट है, 60 to 80%, मतलब अगर प्रोटीन 60% होंगे तो लिपिड 40% है। ठीक है, अगर प्रोटीन 80% है तो लिपिड्स 20% है। इसी तरीके से ये वेरिएट करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं कि अब हम सार्कोलेमा उठा लें, मतलब मसल सेल उठा लें, उसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल कंपोजिशन वेरिएट करेगी, मतलब ये वाली चीज़ें। और अगर हम कोई और सेल सरफेस मेम्ब्रेन उठा लें, जैसे कि हमारे पास अगर किडनी का सेल उठा लें उसके मसल के अलावा, या हम ऊलिमाई उठा लें, या हम एक्सोन वाला सेल उठा लें, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन और इसकी जो सार्कोलेमा जो मसल वाला सेल, उसकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस हो सकते हैं। स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होगा लेकिन उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहती, वो डिफरेंट हो सकती है। बाद में हो सकता है किसी में ये 70% हो, ये 30% हो, किसी में जो है ये 80% हो, ये 20% हो। तो इस वजह से प्रोटीन्स की भी रेंज बताई हुई है और लिपिड्स की भी रेंज बताई हुई है। बस इतना याद रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होंगे एज कंपेयर टू लिपिड्स। ये भी हो गया। उसके बाद ये इसकी होगी क्या, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में हमने सिर्फ यही देखा कि किस चीज से मिलकर बना, प्रोटीन से मिलकर बना है, उसी के साथ हमारे पास ये लिपिड से मिलकर बना और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके साथ हो सकते हैं। हम अलग अलग प्रोटीन्स की भी फंक्शन देखेंगे, हम लिपिड्स की भी फंक्शन देखेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स की भी फंक्शन देखेंगे, हम ओवरऑल जो है सेल मेम्ब्रेन की भी फंक्शन देखेंगे, लेकिन वो इस वाले टॉपिक की रेंज में जब आएंगे तब देखेंगे। अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये पता चल गया, समझ आ गई।
चलते हैं अब नेक्स्ट। अब हमारे पास अगला क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, उसका स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता चल गया तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स तुम लोगों को ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, कांसेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। तो ये बेसिक्स कांसेप्ट्स है। जब इन कॉन्सेप्ट्स, ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों को याद रखने। जब ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई मसला नहीं होगा। आपका अगर जितने भी आगे जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आपके लिए आगे बायो पढ़ने में कोई मसला नहीं होगा, किसी चीज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो इन चीजों को और से समझ लें। हमने देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन का काम बेसिकली क्या हो सकता है या उसको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन भी हमने देख ली। अब जो हम बढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर पे। किस चीज पे? स्ट्रक्चर पे। तो ये मार्कर बार बार गिर रहे हैं। हम जाएंगे किस चीज पे? स्ट्रक्चर पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का वो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अक्सर इसका क्वेश्चन आता रहता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोलेमा। तो वो इस लिहाज से भी आ सकता है या मैं दूसरे लिहाज से भी बताऊंगा कि और किस हवाले से आ सकता है। तो स्ट्रक्चर में देखें, ये चीजें बुक में नहीं लिखी, तुम लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डेवलप करूं। हिस्ट्री में अगर देखे जाए तो जो सेल है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने तो किए थे ना 1625 आई थिंक तकरीबन, हाँ यही। जब रॉबर्ट हुक ने अपना एक लेंस बनाया तो उसमें उसने क्या देख लिए थे, उसने कुछ सेल्स प्लांट के जो कार के वो लकड़ी वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वो उसको हनी काम वाले जैसे स्ट्रक्चर नजर आए थे। तो सेल तो वहां से डिस्कवर हो गया था, सेल तो वहां से डिस्कवर हो गया था। लेकिन बात पहले ये समझते रहे कि जितने भी असल में ये सलवाल उसने देखे थे कार में अंदर, सलवाल को भी सेकेंडरी सलवाल उन्होंने देखे थे। तो उनको लगता था कि हर एक मतलब हिस्ट्री में चलते जाएं तो उनको यही लगता था कि हर एक सेल की गिर जो ये बाउंड्री होगी। फिर जब उन्होंने एनिमल सेल को देखना शुरू कर दिया तो उनको ये चीजें नहीं मिली, डेफिनेट शेप नहीं मिल रही थी, कोई सेल किस शक्ल में था, कोई सेल किस शक्ल में था। तो उसके बाद फिर और कई सारी थ्योरीज आई, आते आते 1900 तक आ गए। 1925 में जो है वो डेनेली और वो 1932 में सॉरी डेनेली और डेवसन ने जो है हमारे पास ये एक थ्योरी दे दी थी, एक मॉडल दे दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। लेकिन जो सही वाला स्ट्रक्चर है जो अब तक उसी को मॉडर्नाइज किया गया, जिस स्ट्रक्चर मॉडल को, उस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखेंगे तो हम उसको अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसका किस बेस पे है? अकॉर्डिंग टू व्हाट? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था सेल मेम्ब्रेन का, और बाद में इसी को मॉडिफाई करके अभी तक यही वाला मॉडल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का चल रहा है। कौन सा वाला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल में कहता क्या है, ये जो बंदे उन्होंने कहा क्या है, या इसके मुताबिक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है। उन्होंने कहा, जो फ्लूइड सेंजर और निकोलसन थे, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो कौन से वाले लिपिड्स हैं? फास्फोलिपिड्स हैं। लिपिड्स देखिए, हमने कहा केमिकल कंपोजिशन के इसमें लिपिड्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन बेसिकली कौन से लिपिड्स इन्वॉल्व है? फास्फोलिपिड्स। कौन से वाले? फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स चैप्टर 2 में तुम लोग देखोगे कि फास्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स हैं जिनको एम्फीपैथिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक भी है, मतलब ये वाटर के साथ सोलुबल भी है, और हाइड्रोफोबिक भी है। हाइड्रोफोबिक भी है, मतलब इनमें दोनों क्वालिटीज है। ये हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है, मतलब कुछ पार्ट इसका पानी में सोलुबल है, कुछ जो है वो वाटर से नफरत करने वाला, वो वाटर को करीब भी नहीं आने देता। तो वो है हमारे पास फास्फोलिपिड। अगर इसका हम बेसिकली एक मतलब अगर स्ट्रक्चर बना लेते कि इसका एक हेड होता है और एक इसकी इस तरह की टेल होती है। ठीक है, ये जो हेड होता है फास्फोलिपिड्स का, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। मतलब ये वाला जो हेड पार्ट है इसमें फास्फेट होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, तो वो हाइड्रोफिलिक है, इसकी वजह से तो उसको फास्फो कहते हैं। तो उसका हेड हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर में सोल्यूबल है। जबकि इसकी जो टेल है जो कि फैटी एसिड्स की टेल होती है,
ये हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। अभी हमने मॉडल स्टार्ट नहीं किया, एग्जाम में या आंसर करते वक्त तुम लोगों ने ये चीजें सिर्फ जहन में रखनी है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझो इस चीज को कि ये इसका जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो हेड है, जो इसका हमारे पास टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यही बताया गया कि जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास फास्फोलिपिड्स हैं। ये हो गया कि लिपिड्स कौन से वाले हैं हमारे पास, फास्फोलिपिड्स हैं। फास्फोलिपिड्स तो है, लेकिन फास्फोलिपिड्स की भी बाई लेयर है। फास्फोलिपिड, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद पॉइंट्स लिख लेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो हमारे पास फास्फोलिपिड्स हैं, जो कि बाई लेयर है, मतलब उसकी दो लेयर बनी हुई है। कैसे, ये हमारे पास, मैं फास्फोलिपिड्स बना देता हूं इधर, ये क्या है हमारे पास, फास्फोलिपिड्स। ये इसकी एक लेयर बना देता हूं ऐसे, टाइम लगेगा लेकिन इसको समझो, इसको ड्रा करने का भी यही तरीका है, इजी सा सीन है। ये हमने फास्फोलिपिड्स की एक लेयर बना दी, ये एक लेयर होगी, ये सिंगल लेयर है, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि इसके बाई लेयर है, इसके दो लेयर्स है। अब उनको कैसे पता चला, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि इसके दो ही लेयर्स हो सकते हैं, जो रेशो आती है 2:1, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री में टॉपिक है, लेकिन अभी हमारा वो नहीं है। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या जिसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, वो क्या कहता है। तो ये हमारे पास सिंगल लेयर हो गई। अब इसके साथ अब जब लिपिड बाई लेयर है तो उसकी याद रखना सेल्फ असेंबली होती है। सेल्फ असेंबली किस चीज की, सेल्फ असेंबली ऑफ फास्फोलिपिड्स इन वाटर, क्योंकि हम कहते हैं ना कि सेल में तो 70% वाटर होता है, तो उसके आउटर एनवायरनमेंट में, इनसाइड एनवायरनमेंट में भी वाटर है, लेकिन जब ये फास्फोलिपिड्स वाटर में पड़ते हैं तो ये खास तरीके से जुड़ जाते हैं। खास तरीके से कैसे जुड़ेंगे कि ये हर तरफ से, इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये भी हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। ये जो एक लेयर है इस, ये वाटर की तरफ अपना मुंह कर लेंगे और वाटर से दूर क्या कर देंगे, अपनी ये दुम, ठीक है। इसी तरह नीचे से भी कुछ फास्फोलिपिड्स हैं, वो वाटर की तरफ अपना मुंह कर लेंगे और बीच की तरफ अपना दुम कर लेंगे, अपनी टेल कर लेंगे, मतलब ये भी वाटर है इधर भी वाटर मटेरियल है, ठीक है। तो अब ये वाले जो फास्फोलिपिड्स है ये बाई लेयर बना देंगे, मतलब कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ, ये ऐसे असेंबली हो जाएगी इनकी। समझ आ रही है असेंबली कैसे होगी। ये हमारे पास एक लिपिड बाई लेयर बन गई। लिपिड बाई लेयर मतलब, अब देखें इधर भी वाटर था इधर भी वाटर था, तो ये कैसे अरेंज हो गए, इन्होंने अपना जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, फास्फोलिपिड्स ने अपना हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ कर दिया, तो वाटर को भी कोई मसला नहीं, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है उसको एक दूसरे की तरफ कर दिया, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर सा बन गया। अब ये वाटर इधर नहीं जा सकता, आसानी से नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर बीच में हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता। जब वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा तो ये वाला सरफेस अलग हो गया, ये वाला सरफेस अलग हो गया, तो लिपिड की बाई लेयर बन गई। इसको कहेंगे फास्फोलिपिड बाई लेयर, क्योंकि दो लेयर्स है ना, एक ये लेयर है एक ये लेयर है, तो फास्फोलिपिड्स बाई लेयर तो हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि फास्फोलिपिड्स का हमें पता चल गया। अब जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन में हमने क्या बात की थी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स का मिलकर बना हुआ है, तो लिपिड्स चलो मान लिया कि वो ऐसे हमारे पास अरेंज्ड हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो या तो इसमें पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, क्या होते हैं, पार्शियली एम्बेडेड का मतलब जैसे अगर मक्खन है, मक्खन के अंदर तुम कोई चीज रख दो तो वो पार्शियली एम्बेडेड है, ठीक है, वो कुछ अंदर होगा कुछ बाहर होगा। या तो पार्शियली एम्बेडेड होंगे इस लेयर के अंदर प्रोटीन्स, या फिर होली एम्बेडेड। होली एम्बेडेड मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एम्बेडेड होगा। कैसे, मैं प्रोटीन्स किस तरह के हो सकते हैं, या तो पार्शियली एम्बेडेड है, मतलब ऐसे यहाँ से कर लेते हैं अंदर की तरफ से, या तो प्रोटीन मतलब थोड़े से इसके अंदर एम्बेडेड होंगे थोड़े से बाहर होंगे, या फिर वो होली एम्बेडेड है। होली एम्बेडेड मतलब सारे के सारे इसके अंदर धंसे हुए, इसके अंदर घुसे होंगे ऐसे, ठीक है, और ये पूरे इसके अंदर होगा। मतलब ये तो मैं छोटा सा पार्ट उठा रहा हूँ ना, बिल्कुल ये हमारे पास सेल है, उसका एक छोटा सा ये वाली जगह जो है हमने उठाई हुई है, तो इसके अंदर ये प्रोटीन्स जो है हमारे पास वो लिपिड बाई लेयर में
या तो पार्शली या फिर होली एम्बेडेड होंगे, या पार्शली मतलब थोड़े से एम्बेडेड होंगे, या फिर मुकम्मल के मुकम्मल एम्बेडेड होंगे। बिलफर्ज एक ये वाला प्रोटीन है, अब ये भी पार्शली एम्बेडेड है, ये भी पार्शली एम्बेडेड है। ये वाला प्रोटीन क्या है, ये सारे का सारा मतलब बाहर से लेकर अंदर तक सारे का सारा इसमें एम्बेडेड है। हो गया। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो या तो प्रोटीन्स के साथ अटैच हुए हैं, क्या बात की थी कि या तो वो प्रोटीन्स के साथ अटैच हुए हैं, बिलफर्ज ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये प्रोटीन है, इसके साथ ऐसे अटैच हुए हैं, ठीक है, या तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे या फिर लिपिड के साथ ऐसे अटैच हुए होंगे, ठीक है। तो ये दोनों अभी के ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो ये तो बेसिक मोज़ेक मॉडल बन गया। मोज़ेक मॉडल मतलब यही है कि इसमें जो प्रोटीन्स हैं उनके कोई पैटर्न नहीं होता कि वो कहाँ कब आएंगे, बस वो कुछ पार्शली कुछ सारे के सारे एम्बेडेड होते हैं और उसका जो इर्रेगुलर पैटर्न होता है, पैटर्न हो सकता है एक ही जगह पे 4 प्रोटीन्स हो सकता है आगे कोई प्रोटीन हो सकता है उसके आगे जो है वो एक ही प्रोटीन हो, उसके आगे कोई फुल एम्बेडेड हो, उसी के साथ कोई पार्शली एम्बेडेड हो, तो उसका जो पैटर्न है वो कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता फॉस्फोलिपिड्स। अब इनका प्रॉपर पैटर्न है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो है उनका प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गया इर्रेगुलर पैटर्न होगा इसका। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो या प्रोटीन के साथ अटैच हुए होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, या फिर वो लिपिड्स के साथ अटैच हुए होंगे और उनको वो ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। उसके बाद अगर देखें तो कुछ और लिपिड्स भी हैं, फास्फोलिपिड्स तो हो गए, कुछ और लिपिड्स भी हैं जो कि इन फास्फोलिपिड्स के दरमियान होते हैं। बिलफर्ज ऐसे यहाँ पे ये भी लिपिड्स होंगे, इसी तरह यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद कुछ इंटरवल्स के बाद कुछ लिपिड्स इन लिपिड्स के दरमियान होंगे, इनको कहेंगे कोलेस्ट्रॉल। इसको क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी एक लिपिड है जो कि यहाँ इसके बीच होगा। इसका फंक्शन क्या है वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। पहले स्ट्रक्चर को समझो। अगर ये एनिमल सेल है तो फिर इसमें ये कोलेस्ट्रॉल होंगे। अगर वो प्लांट सेल है, अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, उसमें होंगे स्टीरोल्स, जिनका भी वही फंक्शन होगा जो कि कोलेस्ट्रॉल का होगा। लेकिन यही बात एमसीक्यूज के लिए, एमडी कैट के लिए, ईटा के लिए याद रखो कि एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होंगे जबकि प्लांट के सेल्स में स्टीरोल्स होंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स या सब्जी ज्यादा खाया कर उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। क्यों कम होता है? उसमें कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता नहीं है। अब इस कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन अभी हम जो स्ट्रक्चर है वो क्या देख लिया कि जो लिपिड्स हैं, अब इसको पॉइंट्स की सूरत में हम लिख लेते हैं। ये बस इसका स्ट्रक्चर, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉइंट्स की सूरत में अगर लिखें तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर होगी, फास्फोलिपिड्स की एक बाइलेयर है ये वाली। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो पार्शली या होली एम्बेडेड होंगी, पार्शली और होली एम्बेडेड प्रोटीन्स, ये भी हो गया। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, आइदर ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, आइदर ग्लाइकोलिपिड्स होंगी जैसे कि ये वाले, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी, ठीक है। ये तो हो गया फास्फोलिपिड बाइलेयर। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है वो फास्फोलिपिड के बीच में स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद आता जाएगा। अब याद रखना कोलेस्ट्रॉल का, इनका ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, जो ये वाले प्रोटीन्स हैं, जो ये फास्फोलिपिड्स हैं, इनका काम क्या है, ये सेक्शन शुरू होगा। यहाँ पर तो हो गया हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो जितना स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर लिया इसमें जो डिफरेंट बातें थी, अब इन सब का फंक्शन क्या है, इन सब का फंक्शन क्या है। तो ये हो गए। आ जाते हैं हम फंक्शन पे। बोर नहीं होना, बड़े मजे का लेक्चर है, ठीक है। अब ये फंक्शन शुरू कर लेंगे हम। स्ट्रक्चर हम नहीं मिटाएंगे ताकि हमें पता चले कि क्या चीज हमने पढ़ ली। तो फंक्शंस में सबसे पहले हमने फंक्शन देखना है किनका, लिपिड्स का। सबसे पहले फंक्शन किसका देखना है, लिपिड्स का क्या फंक्शन है। तो लिपिड्स का जो बेसिक फंक्शन है, फास्फोलिपिड का फंक्शन तो हमें पता चल गया
क्या कि ये हमारे पास सेपरेशन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। एक तो ये है। उसके बाद फास्फोलिपिड्स जो है वो फंक्शन करते हैं किस लिहाज से? कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द फ्लूइडिटी, कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया? क्या इसका लिपिड्स का एक फंक्शन है, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है कि वो कब ज्यादा फ्लूइड होगा, वो कब ज्यादा पानी वाला होगा, कब कम पानी वाला होना है, उसको क्या करना है, ये सारी कंट्रोल किसके हाथ में होती है? लिपिड्स के हाथ में होती है। और इसको मजीद कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल। असल में कौन? कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी को। लेकिन कैसे कंट्रोल करता है? हमारे पास याद रखना एक बात है, जब भी लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज्यादा हो, क्या हो? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? देखो फैटी एसिड बेसिकली क्या है हमारे पास? RC डबल बॉन्ड OH, यही फैटी एसिड्स हैं जिसमें ये बहुत बड़ी लंबी चेन होती है। तो इस R के अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड आ रहा हो, क्या आ रहा हो? डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। और जब तो इसका मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड में क्या होगा? कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो वाले फैटी एसिड्स होंगे जिसमें कोई R के अंदर डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा आ रहे हूं। इसी वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का नाम कहीं ना कहीं तुम लोगों ने सुना होगा, तो वो हमारे पास इसी बेस पे होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर ज्यादा होंगे तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोर फ्लूइड होगा। वो क्या होगा? मोर फ्लूइड होगा। मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर ज्यादा है तो फ्लूइडिटी भी ज्यादा होगी। एक तो इसलिए ऐसे कंट्रोल करेंगे, अगर उसने सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा फ्लूइड करना है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा हो जाएंगे, अगर फ्लूइडिटी को कम रखना है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम हो जाएंगे। एक तो ये है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसको कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है? अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी कम होगी, अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। सही हो गया? उसके बाद ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी कोलेस्ट्रॉल जो है आने नहीं देता, तो इस लिहाज से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी काम करता है। तो ये तो हो गए लिपिड्स के फंक्शन। ये क्या हो गए? लिपिड्स के फंक्शन। उसके बाद अच्छा, ये एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल का यही काम होता है, और यही जो है वो हमारे पास स्टिरोल का काम होगा प्लांट्स में। एक इसके बाद ये कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो क्या होगा? उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का काम है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मतलब हमारी बॉडी का या जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा कि खतरा है कि हमारे पास ये वाला ज्यादा फ्लूइड हो जाए, ये वाला ज्यादा फ्लूइड हो जाए, और ज्यादा फ्लूइड होने की वजह से इसके बॉन्ड टूट जाए और हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए, तो क्या होगा? वहां पे फिर कोलेस्ट्रॉल की जो तादाद है वो ज्यादा हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? जो वो मोर वो हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे थे? हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसका खतरा किस चीज का? ये ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा, मतलब इसके बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो फिर हमने इसको क्या करना है? रिजिड करना है। रिजिड मतलब लेस फ्लूइड, लेस फ्लूइडिटी करनी है उसकी। लेस फ्लूइडिटी हम कैसे करेंगे? अगर कोलेस्ट्रॉल की जो तादाद है वो हमारे पास क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास जो होगा सेल मेम्ब्रेन वो लेस फ्लूइड होगा। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर ये एंटी फ्रीज के तौर पर काम करेगा जो कोलेस्ट्रॉल है, और हमारी जो फ्लूइडिटी है उसको ये मेंटेन करता है, उस एनवायरनमेंट को ये मेंटेन करता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो आ जाता है वो आ जाता है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड्स के तो हो गए, अब इन प्रोटीन्स के क्या फंक्शन है? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो याद रखना प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कई टाइप्स की प्रोटीन्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्रोटीन्स होंगी जो कि चैनल्स का काम करेंगी या फिर बैरियर्स का काम करेंगी। बैरियर्स कह रहा हूं, कैरियर्स।
कुछ प्रोटीन हमारे पास चैनल प्रोटीन होती हैं, कुछ प्रोटीन हमारे पास कैरियर प्रोटीन होती हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन प्रोटीन्स का काम ही यही होता है कि ट्रांसपोर्ट करवाना, सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करवाना। लेकिन कैसे? चैनल प्रोटीन क्या रहेगा? चैनल प्रोटीन का मतलब यही होता है कि अब वहां से कोई चीज आ रही है, प्रोटीन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के आगे, यहाँ पे आगे सेल मेम्ब्रेन है और आगे पूरा सेल है, बाहर से कोई चीज आ गई, उसने यहाँ से आके उसको खड़ा कर दिया, हाँ भाई क्या करना है, कहते बस अंदर किसी फलाने के साथ काम है, तो उसको कहते हैं जॉब। ये चैनल प्रोटीन है, उसको रास्ता दे दिया, बस ठीक है चला गया, ये प्रोटीन अपनी जगह से नहीं हिला, वो होंगे चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होंगे? कैरियर प्रोटीन का मतलब वहां से कोई बाहर से कोई चीज आई, उसने अंदर जाना था, तो अब अंदर जाने के लिए एक मुझे फलानी जगह में मिलना है, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, मुझे क्लोरोप्लास्ट में जाना है, मुझे जहाँ जल्दी जाना है, वो क्या करेगा? उसको हाथ से पकड़ लेगा, अपने साथ लेकर चला जाएगा, अंदर तक छोड़ आएगा। ये क्या होगा? ये कैरियर प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन सिर्फ रास्ता देते हैं, खुद साथ जाते नहीं है। कैरियर प्रोटीन उसको लेकर चले जाते हैं, उसको लेकर हाथ से पकड़कर जो बाहर के मटेरियल है उसको अंदर, और जो अंदर का मटेरियल उसको बाहर ले जाते हैं, कैरी करते हैं, उसको साथ लेकर जाते हैं। तो वो कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स, एक तो इनका ये फंक्शन हो गया कि ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब वो ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, उसमें एनर्जी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, वो एक अलग चीज है। लेकिन चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन हो गए, वो उनका फंक्शन क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करवाना। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन से प्रोटीन है? एंजाइम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स हैं, अब एंजाइम्स खुद क्या है? वो भी तो प्रोटीन्स है ना। तो इनमें से कुछ प्रोटीन्स जो, जैसे अब ये बिलफर्ज हमारे पास चैनल या कैरियर प्रोटीन हो गया, ये हमारे पास बिलफर्ज एंजाइम प्रोटीन हो गया, या इसको एंजाइम प्रोटीन। अब एंजाइम प्रोटीन का काम क्या होगा? कोई प्रॉपर फंक्शन जो है ना, उसका अपने फंक्शन होता है। जैसे कि अगर सेल मेम्ब्रेन में बात करें तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। अब ये भी एक प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन का काम क्या होता है? एडिनाइलेट साइक्लेज जो है, बायोएनर्जेटिक्स में बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे कि ये हमारे पास जो सेल के एटीपी होती है उसको साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं। एडिनाइलेट साइक्लेज का काम क्या होता है? एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करना। तो वो वाले एंजाइम्स कहाँ होते हैं? वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो वो एंजाइम बेसिकली क्या है? वो खुद ही प्रोटीन्स है। तो एक फंक्शन प्रोटीन्स का ये भी हो गया कि वो एंजाइम के तौर पर एक्ट कर सकती है। इसी तरीके से इसके साथ अभी पेरिफेरल प्रोटीन जो नीचे की तरफ होती है, उसमें क्या हो सकता है? उसमें हमारे पास कुछ और एंजाइम जैसे सिंथेटेज एंजाइम्स है जो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है, वो भी इधर ही होता है। इसके अलावा एंजाइम और क्या है? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं। किसके तौर पर? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर। कि यहाँ पे बिलफर्ज है कि एंजाइम प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन रिकॉग्निशन का काम करता है कि यार बाहर से कुछ कोई काम करवाना है, कोई चीज आ गई और वो उसके साथ, जैसे हमारे पास ब्रेन से मैसेज आता है, नर्व मैसेज आता है, नर्व सिग्नल आता है, वो इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता है और वो चेंजिंग अंदर डिटेक्ट हो जाती है और इस तरीके से पूरा सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसको कहते हैं सिग्नलिंग प्रोटीन्स या फिर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये चीजों को रिसीव करते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है। कि जैसे हमारे पास हो गया, यही तकरीबन आज के लिए बहुत है। इसे उसमें और चौथे जो हमारे पास है वो क्या है? एंटीजन के तौर पर भी कुछ प्रोटीन्स है वर्क कर सकती है। किस चीज के तौर पर? एंटीजन के तौर पर। जैसे हमारे पास ये जो इम्यून सिस्टम है उसमें हर सेल के आगे जो है ना वो मार्कर्स लगे होते हैं, एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन्स लगी होती हैं। तो उनका काम क्या है? तो इस पूरे ब्लड में से एक स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। तो वो काम भी क्या है? असल में तो प्रोटीन्स का ही काम है। तो वो ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स इतनी ज्यादा तादाद में क्यों है? क्योंकि इनके फंक्शन भी उस लिहाज से ज्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोटीन्स फंक्शंस प्रोटीन्स के। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। उनका बेसिक जो काम है वो सेल सरफेस मार्कर के तौर पर काम करते हैं। इस चीज को याद रखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर काम करता है। अब सेल सरफेस मार्कर्स क्या होंगे? सेल सरफेस मार्कर्स ऐसे स्पेसिफिक हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे जो कि एक स्पेसिफिक सेल के होंगे। हर सेल के पास उस तरह के मार्कर्स नहीं होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स काम करते हैं। बिलफर्ज हमारे पास एक सेल है, उसका सेल सरफेस मार्कर ए है, एक और सेल है उसका सेल सरफेस मार्कर बी है, एक और सेल है उसका सेल सरफेस मार्कर
सी है, इसी तरह एक और सेल है उसका भी ए है, एक इधर है उसका ए है, इधर एक है उसका बी है, इधर एक है उसका सी है। अब ये ए के जगह पे बहुत सारे सेल्स हैं। ये याद रखना, जब रिकॉग्निशन होती है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन या फिर जो टिश्यू फॉर्मेशन होती है, मतलब एक जैसे सेल मिलकर ही तो टिश्यू बनाते हैं, तो वहाँ पे जो सेल सरफेस मार्कर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है? बेफर टिश्यू बन रहा है तो इस सेल के जैसे जितने भी और सेल्स हैं वो मिलेंगे तो टिश्यू होगा। तो ये इसका भी ए है, इसका भी ए है और इसका भी ए है। ये तीनों सेल्स जो है वो आपस में मिल लेते हैं। इस तरह के एक जैसे जो सेल्स हैं जिनका सेल सरफेस मार्कर एक जैसा होगा वो आपस में मिल लेंगे और एक टिश्यू बन जाएगा। तो वहाँ पे फंक्शन किनका आ गया? सेल सरफेस मार्कर्स का। और सेल सरफेस मार्कर्स क्या है? असल में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वही हमारे पास सेल सरफेस मार्कर्स हैं। ये भी हो गए, इसके फंक्शन भी हो गए। उसके बाद स्ट्रक्चर में एक चीज हम जो है वो थोड़ी मिस कर गए थे, और वो क्या चीज हमने मिस की थी अभी यहाँ पे नीचे देखा तो याद आया कि इसी जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, इसी सेल सरफेस मेम्ब्रेन के इन साइड पे जो हमारे पास होते हैं ना साइटोस्केलेटन, वो साइटोस्केलेटन यही के साथ अटैच हुए होते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ तक अटैच हुए होते हैं। अब ये साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? ये जो सेल है उसको शेप भी देते हैं, मतलब एक सेल की प्रॉपर शेप जो है वो साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। तो ये शेप भी देते हैं, उसके बाद ये रास्ता भी देते हैं कि अगर बिलफर्ज यहाँ पे गाल्जी अपरेटस है, उससे कोई चीज बन गई, अब वो चीज ने जाना है बाहर, तो वो भी क्या इन्हीं साइटोस्केलेटन के जरिए जो है ना वो यहाँ तक पहुंचेगी। यहाँ से कर एक्सोसाइटोसिस या जो भी उसने सेल मेम्ब्रेन ने काम करना है बड़े लेवल पे आगे हम सीखेंगे, तो वो जाता भी साइटोस्केलेटन की वजह से। तो वो जो साइटोस्केलेटन है वो भी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन साथ अटैच हुआ होता है। तो ये तो हो गए फंक्शंस वन बाय वन के प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, उसके बाद लिपिड्स का क्या फंक्शन है और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, और ओवरऑल जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। हमने शुरू में बात की थी सेल मेम्ब्रेन का जो ओवरऑल फंक्शन है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ओवरऑल फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स मतलब ये सब्सटेंसेस को, कुछ सब्सटेंसेस को, सारों को नहीं, सेमी परमिएबल है, अंदर भी लेकर जाएगा बाहर भी लेकर जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है। वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स किसका काम के लिए यूज हो सकता है? देखो, एक तो हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, उसको भी ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, उसके लिए सेल मेम्ब्रेन यूज होगी कि सेल के अंदर बिल्कुल कोई वेस्ट बन गया तो उस वेस्ट को बाहर खत्म भी तो करना है, नहीं तो सेल तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो उसकी एक्सक्रीशन ऑफ जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो भी किसके थ्रू हो रही होती है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। इसके अलावा अगर देखें तो सेल के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी बन रहे हैं, जैसे कि एंजाइम्स बन रहे होते हैं, लाइपोसोम्स बन रहे होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही है। अब इसको बाहर भी तो लेकर जाना है। सेल्स की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर सेल के अंदर चीजें यूजफुल सब्सटेंसेस बन रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भेजने के लिए तो सेल मेम्ब्रेन का यूज होगा। इसका मतलब सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, उसके लिए वो भी फंक्शन किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन को सीक्रेट करवाएगा कौन? सेल मेम्ब्रेन सीक्रेट करेगा हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेस को, उधर भी और इधर भी। उसके बाद एक और इसका जो, अगर हम मसल्स की बात कर रहे हैं या फिर हम जो नर्व्स की बात करते हैं, न्यूरॉन सेल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनके फंक्शन के लिए आयनिक ग्रेडियंट का होना जरूरी है। तो ये आयनिक ग्रेडियंट में इन्वॉल्व होते हैं। आयनिक ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर पहले यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हो सकता है ये, मतलब इसको अगर ऑफ स्टेज कह देते हैं या अभी तक इसको कोई सिग्नल नहीं मिला, जब इसको सिग्नल मिलता है तो इसकी आयनिक ग्रेडियंट में चेंजिंग होती है और ये बिलफर्ज यहाँ नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में इंशाल्लाह। तो ये वाले जो आयनिक ग्रेडियंट है ये भी कौन करवा रहा होता है? बेसिकली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? सेल मेम्ब्रेन करवा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास सेल के अंदर पीएच को भी मेंटेन रखना होता है, तो वो पीएच मेंटेन भी किसके थ्रू हो रही होती है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है। पीएच मेंटेनेंस कौन कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन। और न्यूट्रिएंट की इनटेक भी, सेल को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट के इनटेक जो है वो भी कौन करवा रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये ओवरऑल इसके फंक्शंस, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के ओवरऑल जो फंक्शंस है
वो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, आयनिक ग्रेडियंट कंसंट्रेशन और पीएच मेंटेनेंस, न्यूट्रिएंट्स इनटेक, ये सारे फंक्शन कौन कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। हमने देख लिया कि इसके इंट्रोडक्शन हमने कर लिया कि सेल मेम्ब्रेन असल में है क्या बोला, फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन भी देख ली, उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और उसका वन बाय वन करके हमने फंक्शंस भी देख लिए। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आए तो कमेंट में पूछ लिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।